साथियों का सॉलिटरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी ने जैसे कल पढ़ा सेल वॉल, हमारी सेल चल रही थी। मैं आशा करता हूं कि पीछे के जितने भी टॉपिक हमने किए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप साथ साथ पढ़ते जाइए, ऐसे नहीं कि अभी हमारे पास कम मैटर हुआ है एक साथ मैं पढ़ लूंगा। साथ साथ पढ़ते जाओगे तो बहुत अच्छी तरह से हमारी जो चीजें हैं वो हमारी क्लियर हो जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब हम बात करेंगे यहां पर, देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम बात करते हैं कौन सा है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली या हम इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या हम इसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। तो देखिए कोई भी कोशिका होती है, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो, कोई भी सेल्स है, हम बात करते हैं कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर एक पतली कोमा लचीली, पतली कोमा लचीली कोमा जीवित तथा चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली को हम किसके नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका के चारों ओर एक पतली लचीली जीवित तथा चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। आप देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के भीतर की ओर, जबकि जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी आवरण होता है। एक बार पुनः देखिए, पतली लचीली जीवित, ये एक जीवित झिल्ली है, तथा चयनात्मक अर्धपारगम्य। चयनात्मक अर्धपारगम्य का मतलब होता है कुछ एक पदार्थों को क्या करने देती है, कोशिका के भीतर और बाहर आने देती है, सभी पदार्थों को भीतर और बाहर आने जाने नहीं देती है। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली है इसका खोज और कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया, खोज की अगर हम बात करते हैं तो नगेली व क्रेमर। नगेली व क्रेमर को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मा लेमा, या हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, या हम इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली किसने कहा, तो हम बात करते हैं इसके जैसा ही नाम है, प्लाज्मा में पहले नाम है, तो देखिए जे क्यू प्लो नामक वैज्ञानिक हुआ और इसने इसको क्या नाम दिया, प्लाज्मा लेमा नाम दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई झिल्ली नाम, इकाई झिल्ली नाम किसने दिया, हम बात करते हैं एक वैज्ञानिक हुआ और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉबर्टसन था। क्या नाम था भाई, रॉबर्टसन। और रॉबर्टसन ने इसको क्या नाम दिया, इकाई झिल्ली नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कोशिका झिल्ली है उसको यूनिट मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, तो हम बात करते हैं रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक है, उसने इसको क्या नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो देखिए बहुत सारे कहते हैं कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है। लिपोप्रोटीन किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन। हम यही पढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम कह देते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे
जो ये कोशिका झिल्ली है, कुछ कहते हैं कि किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। ऐसा क्यों लिखा जाता है बेटा, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर कोशिका झिल्ली की मेन जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो लिपिड ही बनाता है, और वो कौन सा लिपिड होता है, फोस्फोलिपिड। इसलिए हम कह देते हैं कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड से बनी होती है। हमारा अगला टॉपिक रहेगा कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम बात करते हैं, संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। तो इसकी संरचना किस प्रकार होती है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना की बात करते हैं, तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। क्या प्रतिपादित किए गए बेटा, अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये सिद्धांत हम बात करेंगे प्रतिपादित किए गए। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां पर निम्न है प्रतिपादित किए गए। तो देखिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हम यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आवर्टोन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, आवर्टोन इज थ्योरी हम बात करते हैं, आवर्टोन इज थ्योरी हम बात करेंगे। इसको किसके नाम से जानते हैं, आवर्टोन इज थ्योरी, या हम बात करते हैं लिपोइडल मॉडल। कौन सा, लिपोइडल मॉडल। आवर्टन ने सन हम बात करते हैं 1902 में हम बात करते हैं, 1902 में ये लिपोइडल थ्योरी या हम बात करते हैं आवर्टोन मॉडल का क्या किया बेटा, प्रतिपादित किया। और इसके अनुसार हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली केवल किससे बनी होती है, केवल लिपिड की बनी होती है। केवल किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। लेकिन आवर्टोन का जो मॉडल होता है इसको लोगों ने नकार दिया, क्योंकि आपको पता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड के साथ साथ हम बात करते हैं और क्या होता है, यहां पर प्रोटीन भी होती है और कुछ मात्रा में यहां क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए दूसरा मॉडल अगर हम देखें तो आपने सुना हुआ है सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल भाई, सैंडविच मॉडल। सेकंड देखिए सैंडविच मॉडल, या हम इसको किस नाम से जानेंगे, ट्राइलेमिलर मॉडल के नाम से जानते हैं। और इस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, डेवसन एंड डेनियली ने किया। तो ध्यान से देखिए इस मॉडल को, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मॉडल हमारे पास आता है ट्राइलेमिलर मॉडल, या हम इसको किसके नाम से जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल, या हम इसको किसके नाम से जानते हैं भी, एक नाम याद रख लीजिए आप, PLLP। तो इसका प्रतिपादन हम बात करते हैं किसने किया, प्रतिपादन किसने किया, हम बात करेंगे डेनियल एंड डेवसन। डेनियल एंड डेवसन ने इसका प्रतिपादन किया, डेनियल एंड डेवसन ने इसका प्रतिपादन किया। कौन से सन में किया, बहुत सारे आपको कहते हैं कि 1935 में, 1935 में किया, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बुक अगर हम देखते हैं तो उसके अनुसार 1938 में इस मॉडल का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। अब ये मॉडल किससे बना होता है, ध्यान दीजिए यहां पर मैंने क्या लिखा, PLLP मॉडल। मतलब ये होता है कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है, और प्रोटीन लिपिड को दोनों ओर से घेरे रहता है। लेकिन लिपिड की जो परत होती है वो कैसी होती है, द्विआण्विक परत होती है। हम इसको देखेंगे ध्यान से, जो ये मॉडल है इसके अनुसार हम बात करते हैं, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, या हम बात करते हैं इस प्रकार ये भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन की दो परत है जो लिपिड की द्विआण्विक परत को घेरे रहते हैं।
लिपिड की कौन सी परत को घेरे रहते हैं भाई? द्विआण्विक परत को घेरे रहते हैं, द्विआण्विक परत को घेरे रहते हैं, द्विआण्विक परत, ध्यान दीजिए, द्विआण्विक परत को घेरे रहते हैं। अब यहां हम बात करते हैं, इस प्रकार आप अलग पेन से बना लेना इसको, द्विआण्विक परत। यहां आप ध्यान से देखोगे, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। समझी हुई बात हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं, अगर हम बातों को समझते नहीं हैं तो भूलने की संभावना रहती है। तो द्विआण्विक परत आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है बेटा कि जो लिपिड के अणु है वो कैसे हैं? द्विआण्विक अणु है, दो अणु है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विआण्विक परत। ये प्रोटीन परत है, कौन सी परत है? प्रोटीन परत। और प्रोटीन परत की मोटाई हम बात करते हैं, इसकी लगभग कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार ये भी किसकी परत है? प्रोटीन की परत है, और इसकी मोटाई भी हम बात करते हैं कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो ये बीच में जो परत है ये क्या है? फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत। फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत की द्विआण्विक परत, बायमोलिकुलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की हम बात करते हैं, और ये इसके चारों ओर किसकी लेयर है? प्रोटीन की लेयर है, और इसकी मोटाई लगभग कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है भाई? 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई है कोशिका झिल्ली की। किसके अनुसार? डेनियल व डेविसन मॉडल के अनुसार। देखिए हमने इसको क्या बोला? ट्राइलेमिलर मॉडल। ट्राइलेमिलर क्यों बोला? फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत है, लेकिन इसको एक ही माना, दो दो अणु है, परत तो ये एक ही है, इसके बाहर प्रोटीन की, इसके बाहर प्रोटीन की है, तो दो प्रोटीन की परत है और एक फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत है, तो कितनी परत होगी? 3। तो इसको बोल दिया ट्राइलेमिलर मॉडल। सैंडविच मॉडल हमने इसको क्यों कहा? आपने कभी देखा होगा कि सैंडविच हम जो खाने के लिए यूज करते हैं उसमें बाहर कुछ एक फ्लेवर लगा रहता है, बीच में कुछ और फ्लेवर होते हैं, तो ये इसकी स्ट्रक्चर सैंडविच की बनती है। यहां हम बात कह सकते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला? सैंडविच मॉडल। और हमने PLLP मॉडल हमने क्यों कहा, यह भी मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन की परत फॉस्फोलिपिड की जो द्विआण्विक परत है उसको दोनों ओर से क्या करती है? घेरे रहती है, और इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात है, जो इसके अंदर पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड के अणु हैं, किसके अणु हैं? फॉस्फोलिपिड के अणु हैं, वो कैसे होते हैं? नेचर में कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं, एम्फीथेटिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब क्या हुआ? एम्फीथेटिक यानी हम बात करेंगे उभयधर्मी होते हैं, इसको लिख देते हैं हम, उभयधर्मी नेचर के होते हैं। मतलब क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड के अणु हैं, इनके अंदर दो प्रकार के सिरे होते हैं। एक हम बात करते हैं कैसा होता है भी? जल रागी यानी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड हम बात करेंगे, फिलिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। ये जो आपको राउंड दिख रहा है, गोल सिर की भांति संरचना दिख रही है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक एंड, या हम हिंदी में लिखेंगे जल रागी सीरा। कैसा सीरा है भी? जल रागी सीरा है, यानी जल में घुलनशील जो लिपिड्स होते हैं उनसे बना होता है हाइड्रोफिलिक एंड्स। और इसके भीतर की ओर जो सीरा, ये जो पूंछ इस प्रकार आपको दिख रही है, ये जो पूंछ दिख रही है, ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड्स होता है। यानी हम बात करेंगे जल विरागी। जल विरागी मतलब जल में घुलनशील नहीं है। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो किससे जुड़ा रहता है, हम बात करते हैं किससे जुड़ा रहेगा? प्रोटीन से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़े रहेगा? प्रोटीन से जुड़ा रहेगा। जबकि हम बात करते हैं जो ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो किससे जुड़ा रहेगा? हाइड्रोफिलिक एंड से जुड़ा रहेगा। वैसे आपको भूलने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी नहीं भूलोगे, इस चीज को ध्यान से देखिए। हम यहां बात कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ये हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की ओर कौन सा है? प्रोटीन की ओर,
तो हाइड्रोफिलिक एंड जल रागी सीरा, और यहां हाइड्रोफोबिक वर्ड है, इसका मतलब यह है ये जल से दूर भागने वाले अणुओं का हम बात करते हैं एंड है, इसलिए जो भागने वाले होते हैं वो भीतर की ओर ही रहते हैं। तो इससे हमें आसानी से याद रह जाएगा कि कौन सा हाइड्रोफोबिक एंड है और कौन सा हाइड्रोफिलिक एंड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो ये कोशिका झिल्ली होती है, हम बात करते हैं जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो किससे जुड़ा रहता है, प्रोटीन से, और हाइड्रोफोबिक एंड किससे जुड़ा रहता है, हाइड्रोफिलिक एंड से जुड़ा रहता है। क्लियर मेरी बात? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये हुआ ट्राइलेमिलर मॉडल, या हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा मॉडल आएगा, थर्ड मॉडल अगर हम देखते हैं इकाई कला सिद्धांत। इकाई कला सिद्धांत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। इकाई कला सिद्धांत यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी की बात करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, इसका प्रतिपादन किसने किया अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिपादन इसका किया रॉबर्टसन ने। यानी इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया, रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको प्रपोज किया। और कौन से सन में किया, फिर वही बात कुछ कहते हैं 1955 में, लेकिन आपको राजस्थान बोर्ड की बुक में देखोगे तो इसका लिखा हुआ है 1958 में। 1958 में प्रतिपादित किया, और किसने प्रतिपादित किया, रॉबर्टसन। इकाई कला सिद्धांत क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत है क्या, ध्यान से देखिए। रॉबर्टसन ने ही सर्वप्रथम बताया कि कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में कोई भी कोशिका व कोशिकांग है, उनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका वह कोशिका में स्थित कोशिकांग होते हैं, उनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो बिल्कुल संरचना में क्या होती है, समान होती है एक दूसरे के। इसलिए हमने इसको क्या कहा, इकाई कला सिद्धांत का यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी कहा। एक बार पुनः देखें, इकाई कला सिद्धांत यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, इसका प्रतिपादन रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने किया, और रॉबर्टसन ने कोशिका व कोशिकांग के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को देखा और बताया कि कोशिका व उसके कोशिकांगों के चारों ओर एक जैसी, एक समान झिल्ली पाई जाती है, एक समान झिल्ली पाई जाती है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी कहा। ठीक है भाई, तो हमारे 3 सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा और उससे ही बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहां हम बात करेंगे इसके बाद जो 4th मॉडल है हमारे पास, कौन सा है भाई, सिंगर व निकोलसन का मॉडल। किसका मॉडल है, सिंगर व निकोलसन का मॉडल। देखिए ध्यान से, चौथा मॉडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। चौथा हम बात करेंगे सिंगर एंड निकोलसन इच मॉडल, या हम बात करेंगे तरल मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रतिपादन सिंगर एंड निकोलसन सन 1972। मैं 1973 भी लिख सकता था, आपको मोस्टली टीचर ये कहते हैं 1973 में, लेकिन राजस्थान बोर्ड जेट का एग्जाम राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होता है। तो राजस्थान बोर्ड की जो 11वीं 11th साइंस की बुक है बायोलॉजी की,
उसके अंदर दिया हुआ है कि इसका प्रतिपादन सिंगर और निकोलसन ने किया और कौन से सन में किया, 1972 में किया। वैसे बेटा सन के बारे में कभी भी आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, कभी भी नहीं पूछा गया है कोई भी कंपटीशन में। कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज होती है तो भले ही पूछ ले, बाकी पूछने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। अब ध्यान से देखिए, कोशिका झिल्ली इस सिद्धांत के अनुसार किससे बनी होती है, हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। और इसकी मोटाई अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है, 75 आर्मस्ट्रांग से 80 आर्मस्ट्रांग होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपने क्वेश्चन पूछा सर इसको तरल मोजेक मॉडल क्यों कहा। पहले इसका अर्थ समझिए कि तरल मोजेक, मोजेक का अर्थ क्या होता है, कोई भी एक चीज होती है उसके अंदर अगर हम दूसरी चीज मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोजेक। जैसे आप कहते हो कि मोजेक हिंदी में बोलने पे और चितकबरा कहते हैं, एक कलर के अंदर दूसरा कलर मिक्स करें तो हम कहेंगे मोजेक कलर है, चितकबरा कलर है। तो मोजेक का अर्थ देखिए, ध्यान से इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। अब ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना में क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। क्या होते हैं भी, लिपिड होते हैं। और ये लिपिड किस रूप में पाए जाते हैं, फोस्फोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फोस्फोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। तो फोस्फोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं अधिकांश लिपिड। और ये जो लिपिड है, जो प्लाज्मा झिल्ली है, उसको क्या प्रदान करते हैं, तरलता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करेंगे, तरलता प्रदान करेंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं ये जो लिपिड होते हैं, इस जो कोशिका झिल्ली है उसको हम बात करते हैं, इसके ढांचे का संरचनात्मक ढांचा होता है वो किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है। आपसे पूछेंगे कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं किससे बना होता है, हम बात करेंगे लिपिड से ही बना होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिका है, ये क्या करती है, दृढ़ता या स्टेबिलिटी प्रदान करती है, स्थायित्व, स्टेबिलिटी या हम बात करते हैं स्थायित्व भी प्रदान करता है। कौन प्रदान करेगा, लिपिड प्रदान करेगी। और यहां लिपिड हम बात करते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिका है इनके अंदर तो कौन प्रदान करेगा, यूकेरियोटिक सेल्स होती है, इनके अंदर तो कौन सा लिपिड स्थायित्व प्रदान करेगा, आपको पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। यूकेरियोटिक कोशिका है, उनकी कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो इसको क्या प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, हम बात करेंगे दृढ़ता प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्थायित्व हम बात करते हैं कौन प्रदान करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेपेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये इसको क्या प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए हेपेनोइड्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, हेपेनोइड्स यूकेरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ध्यान दीजिए लिपिड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरलता, फ्लूइडिटी आपसे पूछ लेंगे, फ्लूइडिटी किसके कारण होती है कोशिका झिल्ली की, तो हम बात करेंगे फोस्फोलिपिड के कारण। और इसके संरचनात्मक ढांचे का कौन निर्माण करता है, तो हम कहेंगे फोस्फोलिपिड। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी प्रदान करता है फोस्फोलिपिड। अब यहां ध्यान से आप सुनिए, इसके बाद हम बात करते हैं जो कोशिका झिल्ली है इसमें लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड के जो फोस्फोलिपिड के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, फोस्फोलिपिड के अणु होते हैं वो नेचर में, प्रकृति में हम बात करें तो कैसे हैं, एम्फीपैथेटिक है, उभयधर्मी है, एम्फीपैथेटिक है यानी उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर दो एंड्स होते हैं। एक हम बात करते हैं क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जल रागी सीरा होता है, जल रागी सीरा होता है। और दूसरा हम बात करते हैं कौन सा होता है, जल विरागी होता है, यानी हम बात करेंगे यहां पर कैसा होगा भी, हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होता है, फोबिक एंड होता है। अब यहां हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है, ये जल से क्रिया कर सकता है, ये जल से क्रिया नहीं करता है। हाइड्रोफिलिक एंड होता है, बाहर की ओर रहता है और जो फोस्फोलिपिड है उसके सिर का निर्माण करता है, हेड का निर्माण करता है। जबकि जल विरागी हाइड्रोफोबिक एंड है वो हम बात करते हैं इसकी पूंछ का निर्माण करेगा और ये जल में अघुलनशील होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो ये जो फोस्फोलिपिड
के अणु होते हैं ये द्विआण्विक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विआण्विक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? द्विआण्विक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। द्विआण्विक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। परत के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और इसकी मोटाई हम बात करते हैं लगभग कितनी होती है? 30 से हम बात करते हैं 35 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लिपिड्स के बारे में हमारी बात होगी, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लिपोप्रोटीन से बनी होती है। पहले लिपिड्स की बात करते हैं, किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। और ये जो लिपिड्स होता है कोशिका झिल्ली को क्या प्रदान करता है? तरलता प्रदान करता है, इसके संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, हम बात करते हैं स्थायित्व प्रदान करता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्टेबिलिटी कौन प्रदान करेगा? कोलेस्ट्रॉल। स्टेबिलिटी या रिजिडिटी, कई बार यहां दृढ़ता भी लिख देते हैं, इसको दृढ़ता, वैसे तो स्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्थायित्व, ठीक है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में कौन प्रदान करता है? कोलेस्ट्रॉल। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन प्रदान करता है? हेपेनोइड्स प्रदान करता है। फॉस्फोलिपिड के अणु प्रकृति में कैसे? एम्फीपैथेटिक यानी उभयधर्मी हैं। और उभयधर्मी का अर्थ होता है यहां दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हम बात करते हैं कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड द्विआण्विक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इसकी मोटाई हम बात करते हैं लगभग कितनी होती है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर मेरी बात? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसके हम संरचना देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार संरचना है इस कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली की संरचना किसके अनुसार हम बात करेंगे? सिंगर व निकोल्सन के अनुसार। तो देखिए ध्यान से, यहां ध्यान से आप देखिए इसकी संरचना कुछ किस प्रकार होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना की बात करें हम, कुछ किस प्रकार संरचना है उसको हम ध्यान से देखेंगे। आप साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए। डायग्राम के द्वारा आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आप ध्यान से बनाने की चेष्टा कीजिए और ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिए। जो बात समझोगे कभी नहीं भूल पाओगे। इसके अलावा आपसे कभी भी कोई कंपटीशन हो, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बहुत इजी वे में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये फॉस्फोलिपिड के अणु मैंने बनाए। प्रोटीन के अणु दो प्रकार के, एक हम बात करते हैं कौन से प्रोटीन है? बाह्य प्रोटीन। कौन से प्रोटीन भाई? बाह्य प्रोटीन। और दूसरे हम बात करते हैं कैसे प्रोटीन होते हैं? आंतरिक प्रोटीन होते हैं। बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन। फिर हम बात करते हैं और देखते हैं बाह्य प्रोटीन कुछ किस प्रकार व्यवस्थित है। इस प्रकार ये बाह्य प्रोटीन व्यवस्थित होते हैं। देखिए ध्यान से, बस जैसा मैंने आप बनाया है वैसा ही आपको बनाना है और कुछ चेष्टा नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बाह्य प्रोटीन है। बाह्य प्रोटीन ये इसकी संरचना का हो गया मॉडल। अब देखिए, ये हम बात करेंगे कौन सी प्रोटीन है? बाह्य प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन इंग्लिश में हम देखेंगे आउटर प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यहां हम बात करते हैं, ये फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत। फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत, ये भी हम बात करते हैं कौन से प्रोटीन है? बाह्य प्रोटीन।
बाह्य प्रोटीन की प्रत्येक परत की मोटाई 20 आर्मस्ट्रांग, इसकी भी क्या होती है 20 आर्मस्ट्रांग होती है। यहां जो आपको दिख रहा है ये कौन सी प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन है, ये भी आंतरिक प्रोटीन ही है एक, देखिए अंदर की ओर दसा हुआ है, तो ये कौन सी प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन, या हम इसको क्या कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन हम बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन हम बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन इंग्लिश में भी हम इसको कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन हम इसको कहते हैं। तो आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती है इनको पृथक करना कठिन होता है, जबकि बाह्य प्रोटीन को पृथक करना आसान है। आप यहां देखिए ये बाह्य प्रोटीन है, आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक हो जाएगी, जबकि आंतरिक प्रोटीन है वो आसानी से पृथक नहीं होगी। यहां आपसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पूछे तो फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत है, फॉस्फोलिपिड के अणु उभयधर्मी होते हैं, उनमें दो एंड होते हैं, एक हम बात करते हैं कौन सा है हाइड्रो, यहां पर हम बात करें हाइड्रोफिलिक एंड्स, और दूसरा हम बात करते हैं कौन सा होता है हाइड्रोफोबिक एंड होता है। कौन सा एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक बाहर की ओर रहता है, जबकि हाइड्रोफिलिक बाहर की ओर, और हाइड्रोफोबिक एंड्स होता है वो कहां रहता है, भीतर की ओर रहता है। जो ये बाह्य प्रोटीन है इनके साथ कुछ स्पेशल हम बात करते हैं प्रोटीन जुड़े रहते हैं, ये इस प्रकार बाह्य प्रोटीन होती है। इनको हम बात करें तो ये स्पेक्ट्रीन प्रोटीन है, एक प्रकार की हम बात करते हैं बाह्य प्रोटीन होती है स्पेक्ट्रीन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अब अगली बात ध्यान से देखिए, मेरी सुनिए ध्यान से, मैं अगर यहां चर्चा करूं तो फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत है और जिसकी मोटाई हम बात करते हैं लगभग कितनी है 35 आर्मस्ट्रांग है, और फॉस्फोलिपिड के अणु कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी नेचर में एम्फीपैथेटिक होते हैं। दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड्स और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड्स। अब यहां हम चर्चा करते हैं आंतरिक प्रोटीन की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रोटीन कोशिका झिल्ली के अंदर हम बात करें तो प्रोटीन दो प्रकार के, एक हम बात करते हैं बाह्य प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन है इनको पृथक करना आसान है, बाह्य प्रोटीन को पृथक करना क्या है भी आसान, यहां देखिए ध्यान से, पृथक करना आसान है। फिर हम बात करते हैं बाह्य प्रोटीन कुल प्रोटीन का कितने % भाग बनाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो 30% भाग बनाते हैं। इसके साथ आपसे एग्जाम्पल पूछ ले बाह्य प्रोटीन का, तो हम एग्जाम्पल लिख देंगे यहां पर स्पेक्ट्रीन, क्या एग्जाम्पल लिख देंगे स्पेक्ट्रीन। फिर हम बात करते हैं आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन है इनको पृथक करना आसान नहीं है, पृथक आसानी से नहीं कर सकते हैं, पृथक करना आसान नहीं है, आसानी से पृथक नहीं कर सकते नहीं है। फिर हम बात करते हैं कुल प्रोटीन का 70% भाग बना रही है, कितने % भाग बना रही है 70% भाग बना रही है। अब यहां देखिए कुछ आंतरिक प्रोटीन होते हैं वो कोशिका झिल्ली के आर पार पाए जाते हैं, जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कुछ आंतरिक प्रोटीन कोशिका झिल्ली के आर पार। तो कुछ आंतरिक प्रोटीन है वो किसकी भांति काम करते हैं, पोरिन्स की भांति काम करते हैं, किसकी भांति काम करते हैं, पोरिन्स की भांति काम करते हैं। पोरिन्स एक प्रोटीन है, वैसे इन प्रोटीन को जो आर पार होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, टनल्स। कौन सी प्रोटीन कहेंगे, टनल्स प्रोटीन कहेंगे, टनल्स प्रोटीन हम कहते हैं जो कोशिका झिल्ली के आर पार होती है। ये आपको दिख रही है एक टनल्स प्रोटीन है, कैसी प्रोटीन है, टनल्स प्रोटीन है। ये जल में घुलनशील पदार्थों को कोशिका झिल्ली के आर पार करने का कार्य करती है। अब यहां हम बात करते हैं इस टनल्स प्रोटीन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पोरिन्स, क्या एग्जाम्पल है भाई, पोरिन्स एग्जाम्पल है। ये पोरिन्स होती है पदार्थों को कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर भेजने का काम करती है। तो एक बार पुनः देखिए, प्रोटीन्स बहुत ही इंपोर्टेंट है, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन है इनको पृथक करना आसान है और कुल प्रोटीन का कितने % भाग बनाती है, 30% भाग बनाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन सा है, स्पेक्ट्रीन है। आंतरिक प्रोटीन की हम बात करते हैं तो इनको पृथक करना आसान नहीं है, कुल प्रोटीन का 70% भाग बनाती है। और आंतरिक इस प्रोटीन के देखिए टनल्स, कुछ आंतरिक प्रोटीन्स है वो कोशिका झिल्ली के आर पार रहती है और इनको हम क्या कहते हैं, टनल्स बोलते हैं। जैसे हम बात करें पोरिन्स, इसके साथ आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां ध्यान से देखिए,
अच्छे तरीके से डायग्राम बना लेना आप। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन देखें तो इसके रासायनिक संगठन में क्या क्या पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फोस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर फोस्फोलिपिड की बात करें तो कितना फोस्फोलिपिड होता है, लगभग यहां हम बात करते हैं 60 से क्या होता है 70%। सेकेंड हम बात करते हैं यहां पर प्रोटीन। प्रोटीन लगभग हम बात करें तो कितना होता है, यहां पर लगभग हम बात करेंगे क्या है 40%। कुछ किताबें इसको लिखती है जो फोस्फोलिपिड है वो क्या है 58 से 60% है। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन लगभग कितना है 40% है। थर्ड नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी यहां बहुत अलग मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और इनका अगर हम देखें तो 1 से क्या होता है 2% होता है। कितना होता है 1 से 2%। इस चीज को आप चेक भी कर लीजिए, कई बार आंकड़े हैं मैं ऊपर नीचे करके बता दूं। कार्बोहाइड्रेट है वो कितने परसेंट होते हैं 1 से 2% होते हैं। कितने होते हैं हमें 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट यहां प्रेजेंट होते हैं। ये हमने फोस्फोलिपिड के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देखिए 1 से 2% है और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और किस रूप में पाए जाते हैं, ये लिपिड के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, और प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं तो हम बात करते हैं क्या बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में ये क्या करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हम बात करते हैं कोशिका के द्वारा कोशिका की पहचान में सहायक, कोशिका के पहचानने में ये क्या होता है अभी सहायक होता है। और कैसे सहायक होता है आप इस चीज को समझिए। हम बात करेंगे किस प्रकार ये सहायक होता है, तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से। एक सेल्स होती है वो दूसरी सेल को पहचानती है तो उसके ऊपर स्थित कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पहचानती है। आपने कभी पढ़ा होगा कि एक जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाते हैं। अंडाणु को निषेचित कर पाते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं, फर्टिलाइज कर पाते हैं, ऐसा क्यों, यह बात इंपॉर्टेंट है। एक जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु को निषेचित कर पाते हैं। क्यों, आपने पढ़ा है कि शुक्राणु की सतह पर हम बात करते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है और कैसी प्रकृति की है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के। वो अंडाणु की सतह पर स्थित फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को क्या करती है पहचानती है और दोनों मैच हो जाती है तो निषेचन हो जाएगा। और अगर किसी दूसरी जाति का शुक्राणु होगा तो वो मैच नहीं हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा निषेचन नहीं हो पाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य हम बात करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका के द्वारा कोशिका की पहचान में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सहायक होता है। अब इसके बाद चर्चा हम करते हैं, आप देखिए जो हम बात करते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ये जो प्रोटीन होते हैं कोशिका झिल्ली में किस रूप में पाए जाते हैं
ठोस रूप में पाए जाते हैं या अर्ध ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो यहां हम बात करते हैं ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए लिपिड है, तरल है, प्रोटीन है, वो कैसी है, ठोस है। तो यहां हम बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि लिपिड रूपी समुंदर में प्रोटीन रूपी द्वीप। तो देखिए ध्यान से, प्रोटीन रूपी द्वीप। तो लिपिड लाइक सी में हम बात करते हैं, प्रोटीन रूपी हम बात करते हैं क्या है, आइसलैंड्स है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लिपिड रूपी समुद्र में प्रोटीन रूपी द्वीप हम किसके लिए कहते हैं, कोशिका झिल्ली के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लिपिड हम बात करते हैं कैसे, तरल है, जबकि प्रोटीन हम बात करते हैं ठोस या अर्ध ठोस रूप में प्रेजेंट है। इस कारण कहते हैं लिपिड रूपी समुद्र में प्रोटीन रूपी द्वीप। ये बिल्कुल उसी प्रकार आप देखिए कोशिका झिल्ली की संरचना को बहुत अच्छे वे में समझना चाहते हो, कभी भी आपने देखा होगा हलवाई जब गुलाब जामुन बनाता है तो उसके पास एक कढ़ाई होती है, वो बिल्कुल इस प्रकार होती है। कुछ किताबें बिल्कुल स्पष्ट रखती है कि कढ़ाई, इस कढ़ाई में क्या बने रहते हैं, शर्करा, शुगर सोल्यूशन भरा रहता है। शर्करा का हम बात करते हैं विलेन भरा रहता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में चाशनी कहते हैं। और इसके अंदर वो गुलाब जामुन डालता है तो वो इस प्रकार यहां लगे रहते हैं, इस प्रकार यहां रहते हैं, नए इसमें डूबे रहते हैं, कुछ डूबे हैं कुछ नहीं डूबे हैं। तो ये इस प्रकार संरचना होती है। जैसे हम बात करते हैं गुलाब जामुन है, वो किसके अंदर है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर है। इसी प्रकार संरचना होती है कोशिका झिल्ली की। अब देखिए कुछ किताबें कहते हैं कि एक बात आती है, अब जो कोशिका झिल्ली है, हमने बात की ये कोशिका झिल्ली है इस प्रकार, ये हम बात करते हैं किसके हैं, लिपिड के अणु हैं। ठीक है भाई, लिपिड के अणु, और बाहर किसके हैं, प्रोटीन के अणु। देखिए बेटा, लिपिड और प्रोटीन के अणु, कभी भी हम बात करते हैं प्रोटीन के अणु ऐसे नहीं होंगे कि यहां से इस स्तर में चले जाएं, नीचे आ जाएं। ये केवल इस साइड पार्श्व मूवमेंट करते हैं या रोटेटरी मूवमेंट करते हैं, केवल इनमें लेटरल मूवमेंट होती है या फिर हम बात करते हैं रोटेशनल मूवमेंट होती है। बाकी कभी भी ये एक लेयर से दूसरी लेयर में नहीं आते हैं। इस कारण कहा जाता है कि प्रोटीन के अणु फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के अणु फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रदर्शित नहीं करते हैं, आपसे कोई मूवमेंट प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रदर्शित नहीं करते हैं, याद रखना, न तो लिपिड के अणु करते हैं, न हम बात करते हैं प्रोटीन के अणु फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रदर्शित नहीं करते हैं। कहीं आप ऐसा सोचते होंगे कि अंदर बाहर चले जाए, ऐसा नहीं होते हैं, कहीं भी देखने को नहीं मिलती है प्रोटीन के अणुओं की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप गति। अब बच्चों का क्वेश्चन कि सर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है क्या, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब जैसे ये दो स्तर है, ये देखिए ध्यान से, हम बात करें ये एक स्तर है ठीक है, और ये क्या है, दूसरा स्तर है। अब इसके अगर ये अणु यहां से यहां चला जाए और ये जो यहां आ जाए, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। लेकिन प्रोटीन के अणुओं में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कोशिका झिल्ली में नहीं देखने को मिलती है। मैंने कोशिका झिल्ली की संरचना आपको समझाने का प्रयत्न किया और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक, कोशिका झिल्ली के कार्य, यानी इस कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य हैं। कार्य की बात करें तो देखिए ध्यान से, यहां हम कोशिका झिल्ली के कार्य देखेंगे कि इसके कार्य क्या क्या है। कार्य की बात करें तो देखिए, कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य। कार्य, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो पहला कार्य देखिए बेटा, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति काम करती है। पारगम्य झिल्ली की भांति काम करती है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की भांति क्या करती है, कार्य करती है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की भांति ये क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, दूसरा देखिए,
और क्या कार्य है इसका? परिवहन का महत्वपूर्ण कार्य है। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? अभी परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है कोशिका झिल्ली का। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक हम बात करते हैं कैसा होता है, सक्रिय, और दूसरा हम बात करते हैं कैसा होता है, निष्क्रिय। आप जब भी ध्यान रखें, बायोलॉजी में आपको एक्टिव और पैसिव वर्ड देखने को मिले तो इसका अर्थ होता है एक्टिव में ऊर्जा लगती है और पैसिव में ऊर्जा नहीं लगती है। तो सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन देखने को मिलता है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा लगती है, ऊर्जा आवश्यक है, और यहां ऊर्जा आवश्यक नहीं है, ऊर्जा आवश्यक नहीं है, ऊर्जा आवश्यक नहीं है। और निष्क्रिय परिवहन में पदार्थों की गति उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, यानी सांद्रता प्रवणता के सापेक्ष होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसके हम बात करते हैं रिलेटिव मूवमेंट होती है, तो उसको हम कहेंगे निष्क्रिय परिवहन। एग्जाम्पल देखें तो प्रासरण निष्क्रिय परिवहन का एग्जाम्पल है, विसरण निष्क्रिय परिवहन का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा जब हम जो किशमिश है उनको किसमें रखें, पानी के अंदर रखें तो किशमिश होती है वो क्या होती है, फूल जाती है। तो ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा होने वाला एक प्रासरण ही होता है। यहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो कुछ पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, सक्रिय विधि द्वारा होता है, कुछ का क्या होता है, निष्क्रिय विधि द्वारा होता है। फैसिलेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन है वो किसका एग्जाम्पल है, सक्रिय परिवहन का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं पदार्थों के ग्रहण का। तो तीसरा कार्य देखिए, अंतर्ग्रहण, पदार्थों का अंतर्ग्रहण का कार्य, पदार्थों का अंतर्ग्रहण करेगा, ग्रहण का कार्य करेगी सेल मेम्ब्रेन। अंतर्ग्रहण का कार्य, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, ये जो एंडोसाइटोसिस होता है 2 प्रकार का होता है। अगर ठोस पदार्थों को ग्रहण करेगा तो उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। ठोस पदार्थों को ग्रहण करेगी सेल कोशिका झिल्ली द्वारा तो हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ये हमें पादपों में नहीं देखने को मिलती है, केवल जंतुओं में मूवमेंट देखने को मिलती है। और तरल पदार्थों को ग्रहण करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ठोस को ग्रहण करेगी तो फेगोसाइटोसिस, और तरल को ग्रहण करेगी तो पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हम कह सकते हैं सेल ईटिंग, क्या कहेंगे, सेल ईटिंग कह सकते हैं। जबकि पिनोसाइटोसिस को हम क्या कह सकते हैं, सेल इज ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेल ड्रिंकिंग। अब इसके साथ हम अगली बात करेंगे तो देखिए इसके बाद ये क्या कर सकती है, पदार्थों को बाहर त्यागने, पदार्थों को त्यागने का कार्य करती है, को त्यागने का कार्य, त्यागने का कार्य का मतलब होता है एक्सोसाइटोसिस का कार्य करती है, एक्सोसाइटोसिस का कार्य करती है। और इस एक्सोसाइटोसिस को हम क्या कह सकते हैं, सेल वोमिटिंग कह सकते हैं। वोमिटिंग, जब आपको वोमिटिंग होती है तो पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, तो किसका कार्य कर सकती है, सेल वोमिटिंग का कार्य भी कर सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य होते हैं इसको, लेकिन ये महत्वपूर्ण आपके लिए इतने हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है हम यहां ध्यान से देखेंगे, कोशिका के रूपांतरण, सेल कोशिका मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के रूपांतरण, रूपांतरण। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हम सेल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली के रूपांतरण ये इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सी बार पढ़ते हो। जंतु कोशिका में हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोविलाई, सूक्ष्म अंकुर। आपको कहां देखने को मिलेंगे, हमारी एलिमेंट्री कनाल है उसके अंदर हम बात करते हैं। कौन सा भाग होता है भी सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्री कनाल का, जो पाचन में सहायक है, अवशोषण में भी सहायक होता है। सर्वाधिक अवशोषण कौन से भाग में होता है, इलियम में। तो इलियम में अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई केवल हमें एनिमल सेल पर देखने को मिलेंगे। अगला देखिए ध्यान से, डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम, 2 कोशिकाओं को जोड़ने के लिए डेस्मोसोम बटन नुमा संरचना होती है। देखिए ध्यान से, ये इस प्रकार हम बात करेंगे, 2 सेल्स है आपस में एक बटन नुमा उभार बनाती है। ये देखिए बटन नुमा उभार, और इन पर क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार क्या पाए जाएंगे भी, सूक्ष्म
तंतु पाए जाते हैं जिनको टोनोफाइब्रिल्स हम कहते हैं। ये डेस्मोसोम दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहां पर टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ये भी दो आसन स्थित कोशिकाओं में होते हैं। टाइट जंक्शन, ठीक है, क्या है? टाइट जंक्शन दो आसन स्थित कोशिकाओं में होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरडिजिटेशन। डिजिटेशन दो आसन स्थित कोशिकाओं में अंगुलीनुमा बार होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? इंटरडिजिटेशन कहेंगे। और प्लाज्मोडेस्मेटा ये भी दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा ये हम बात करते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं? पादपों में, प्लांट सेल्स में होते हैं, पादप कोशिकाओं में। बाकी सभी हमें किस में देखने को मिलेंगे? जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, धन्यवाद। हमारा सेल मेम्ब्रेन टॉपिक पूरा हुआ। आप अच्छे तरीके से इसको कीजिए, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो कोशिकांग वाला चलेगा।